नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में आई थी। वापस लौट गई, लेकिन वापस लौटने से पहले उन्होंने कई इंपॉर्टेंट परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 165 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन पते की बात उन्होंने उस वक्त कही जब मीडिया से संबोधित करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय पर खर्च, यानी सैन्य और डिफेंस पर खर्च नहीं हुआ है। किसी मीडिया कर्मी ने यह सवाल पूछा कि 26/11 के लोगों को लेकर के, 26/11 के हमले को लेकर के मनीष तिवारी जो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने किताब लिखी। तो उनका ये कहना था कि उस वक्त सरकार किसकी थी? सरकार यूपीए की थी। न्याय यूपीए को दिलवाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली हुई है, तब से देखिए जो हमला हुआ है उसका बराबर हिसाब दिया गया है। पुलवामा हो, उड़ी हो, उसका सर्जिकल स्ट्राइक के साथ हिसाब दिया गया। आइए देखते क्या कहना है। Decisions of this nature during Prime Minister Modi's time, 2014 onwards, you would see is done with a clear-headed leadership which takes the armed forces into confidence and addresses the issues. Whether it is Pulwama or whether it is Balakot, and I've myself come to Sunjwan and you are aware of it, you were there then too. Each one of these places, immediately the administration came to assess for itself and gave the armed forces the fullest right to take an appropriate decision at an appropriate time, as a result of which you saw how India responded to such situations, whereas which was completely absent during the UPA days. And that is why, in spite of such a blatant attack, we have not had justice given to us till today. दर्शकों, अब हम सियासत की बात करेंगे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, दोनों ही पाकिस्तान के साथ, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। सूट करता है उनको, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में बिकता है और कश्मीर में पाकिस्तान को लेकर के हमदर्दी भी मिलती है। और शायद यही कारण है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ही बयान दिया है कि मौजूदा हालात को और बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी। मगर एक दफ़ा यहाँ पे दिलों को जीता जाएगा तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हल हो जाएंगी। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मसलों में ये जो आप धमकियाँ देते हैं कि हम वो कर लेंगे, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, उससे मामला हल नहीं होगा। जब ये चीन से बात कर सकते हैं जो हमारी सरहद के अंदर हैं, वो तो हमारी सरहद के अंदर नहीं है, ये तो हमारी सरहद के अंदर रोज़ चल रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अरुणाचल में आज दूसरा वो नया गांव भी बन गया है। अब आप देखिए, जब उनसे ये बात कर सकते हैं तो इनसे क्यों नहीं बात कर सकते जो इतना नज़दीक है? हमने देना तो कुछ है नहीं, न कुछ ले सकते हैं। तो हमने किसी तरह से इस लाइन को ठीक करना है कि हम लोग जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, हमारे लोग हैं, आ सकें, जा सकें, ट्रेड चल सके, बाकी चीज़ें चल सके। जब आप सियालकोट का रास्ता खोल रहे हैं यहाँ पे कि लोग आ सकें, जा सकें, रास्ता खुल सके, तो जो दिलों में वो जो दुश्मनी है वो दूर हो जाएगी। प्यार ही तो चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ वो तब लेंगे जब वो मशीनों में चोरी करेंगे, जब वो या तो पुलिस और फौज को इस्तेमाल करेंगे झूठे वोट डालने के लिए, तब वो जीतेंगे। नहीं तो मैं आपसे कहता हूँ बीजेपी कभी हुकूमत नहीं करेगी जम्मू कश्मीर पे, न कभी वो इतने सीटें लाएगी जो ने पहले लाई थी। उनको जवाब देना पड़ेगा यहाँ के लोगों को कि जो ने यहाँ जुल्म किया है, बेकारियाँ बढ़ाई हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। आप जानती हैं यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था। मैंने पार्लियामेंट में शोर उठाया, मैंने कहा कमाल है, आप तो आसमान से बातें कर रहे हैं कि ये है, यहाँ लोग मर रहे हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। क्या लोग भूल जाएंगे? वो जाइए सड़कें देखिए, चर्चा तो बहुत है, हम इतना पैसा खर्चा रहे हैं, कहाँ है वो पैसा? अगर इतना पैसा खर्चा रहे हैं तो हमारे जो ये अनएम्प्लॉयड है उनका क्यों नहीं कुछ बन रहा है?
या जो हमारे डेली वेजर्स हैं, आप हैरान होंगी, कई जगहों पे तनख्वाह नहीं दी है अभी तक। तो वो कहाँ, दुकानदार तो उसको नहीं देगा, कर्जे पे कैसे देगा? तो दर्शकों, हमने सियासी लोगों से बातचीत करना चाहिए कि क्या वाकई में माहौल माकूल है कि बात की जा सके। हमने मनजीत सिंह, जो अपनी पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि ये डोमेन आम सियासतदान का नहीं है, किसी रीजनल पार्टी का नहीं है, नेशनल पार्टी का नहीं है। जो भारत की सरकार है ये डोमेन उसका है। हालांकि जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है अमन हो, सरहदों पर अमन भी हुआ है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियां अब भी बदस्तूर जारी हैं। देखिए, मैं इसमें मेरा ये कहना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन में आता है कि वो किससे बात करें, किससे नहीं बात करें। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। वो किस तरीके से होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे देखे, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। इस पे मैं समझता हूँ कुछ राजनीतिक पार्टियाँ पिछले 74 साल से इसी बात पे रोटियाँ सेक रहे हैं। बड़े बार पाकिस्तान से बात भी हुई, क्या निकला? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी बात जिससे भी करनी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन है। कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा की माने तो उनका ये कहना है कि ये सरकार सलाह लेती ही नहीं है, ना इस सरकार को सलाह दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमन चाहिए, अमन के लिए प्रयास को सरकार को करने चाहिए। देखिए, देश की विदेश नीति देश की सरकार तय करती है, वो विपक्ष तय नहीं करता। इसलिए हम तो इनको सुझाव देने से भी कातर हैं, क्योंकि ये तो किसी का सुझाव लेने के तैयार नहीं है। और देश का जहाँ मुद्दा हो उसमें विपक्ष को सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। इसकी रिवायत 70 साल से देश की जमहूरियत ने तय की हैं। आपको याद होगा कि ये 50 साल है बांग्लादेश की आज़ादी का, और जब बांग्लादेश की आज़ादी की बात जब युद्ध करना था तो देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहले उस वक्त के विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी जी को बुलाया और उनसे बात की और उनके साथ शेयर किया, फिर अपनी कैबिनेट और उनके साथ शायद साझा किया। लेकिन ये सरकार जो है वो विपक्ष की बात पे तंज कसती है। दर्शकों, रिटायर्ड कर्नल एस के मंगोत्रा की बात करें तो उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जब जब भारत की तरफ से आगाज किया गया है, बातचीत का आगाज किया गया है, जब प्रयास किए गए हैं, जब जब भारत ने, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें बिना न्योते कि वो पाकिस्तान चले गए थे, अगर बात करें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि दुश्मन बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। लेकिन बैक स्टैबिंग पाकिस्तान की आदत। तो बार बार एक ही मंच पर नहीं, कई मंचों पर पूछा जाता है कि पाकिस्तान से हम बातचीत करें, पाकिस्तान से बातचीत। पाकिस्तान से किससे बातचीत करें? आप बताइए ना। आप मीडिया में आप इसे बरसों से हैं। पाकिस्तान से हम किस वक्त हमने मना किया कि हम वार्ता नहीं करना चाहते या उनसे बातचीत नहीं करना चाहते? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पर्सनली गए उनसे बातचीत करने के। आपको उदाहरण है हमारे पास कि हम लोगों ने हमेशा उनके साथ हाथ बढ़ाया है दोस्ती का, और चाहा है कि वार्ता करें और इस चीज़ को हम लोग हल करें ताकि दोनों मुल्क तरक्की करें, दोनों मुल्क आगे बढ़ें। पर आप देखते हैं कि उनका जो है वो हमेशा पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। जब भी उनसे बातचीत की हमने कोई वो की है तो आपको पता ही है कि कारगिल हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये आप सब मीडिया अच्छी तरह से जानता है। दर्शकों, महबूबा को एक मरतबा फिर हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि वो हैदरपुरा में जाना चाहती थी। हैदरपुरा को लेकर के पहले ही सुरक्षा बलों पर उंगलियां उठ रही हैं और महबूबा वहां पर जाकर के उन परिवारों से मिलना चाहती थी जिनका ये दावा है कि सिविलियन की किलिंग की गई है, उनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। देखिए,
मैं क्या कहूँ, मुझे तो हंसी आ रही उनकी इस बात पे, क्योंकि अभी होम मिनिस्टर आए तो होम मिनिस्टर के आने से पहले यहाँ हजारों नौजवानों को कैद किया गया, बंद किया गया। उसके जाने के बाद और लोगों को बंद किया गया। आज तक भी वो सिलसिला जारी है। सीआरपीएफ की नई नई बटालियन रोज बरोज आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आज एक मरतबा फिर महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। वो हैदरपुरा जाने की जिद कर रही थी, क्या खबर है? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जो प्रोग्राम आज दिया था उसमें उन्होंने डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद भट्ट के घर जाना था, जहां उन्होंने ताजत पुरसी करने के लिए जाना था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें एक बार फिर हाउस अरेस्ट कर दिया और उन्हें श्रीनगर की सरकारी रिहाइशगाह से फिलहाल हाउस अरेस्ट रखा गया है। आपको याद होगा कि जिस वक्त प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में इन लवाकिन ने फौरी तौर पर एहतियात किया, अपनी डेड बॉडीज उन लोगों की मांगी जो इनकाउंटर में हैदरपुरा में मारे जा चुके थे। उसके बाद अल्ताफ अहमद भट्ट के बरादर ने कहा था कि इस वक्त मेन स्ट्रीम पार्टियां जो हैं, जिनमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी समेत कई दीगर लीडरान जो है वो इस वक्त उनके साथ खड़े हो जाएं। 35 से 370 के बाद जो मरकज में इनकी पोजीशन बड़ी कमजोर दिखाई दी जम्मू कश्मीर में, उनका कंपनसेशन भी हो जाएगा किसी तरह से। यानी मेन स्ट्रीम पार्टियों को पहली बार किसी फैमिली ने पुकारा था और उनके एहतियाज में शामिल हो जाएं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जम्मू की सरजमीन से भी सख्त लहजे में बयान दिया था और आम शहरी की हिरासत पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। श्रीनगर पहुंचकर महबूबा मुफ्ती ने अपना जो उनका काफिला था उसको प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के लिए जाने के लिए कहा, लेकिन प्रशासन ने उस वक्त हालात और माहौल को भांपते हुए उन्हें घर पहुंचाया, जहां उन्हें घर में नजरबंद कई घंटों तक रखा गया। आज भी महबूबा मुफ्ती यही प्रोग्राम देखकर उन्होंने आज हैदरपुरा जाना था, लेकिन प्रशासन ने इसको प्रोग्राम को नाकाम बना दिया, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने अब से कुछ देर पहले हाउस अरेस्ट रहते कहा कि अब मातम करने के लिए और इन अफराद खाना के साथ ताजियत करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। तजम्मुल, क्या ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है? जो दावा किया जा रहा है ये कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों से सिविलियन की किलिंग हुई है। देखिए, एक तरफ जहां सरकार ने अपना काम तो किया, कम वक्त में डेड बॉडीज को वापस लौटाया, तीसरी डेड बॉडी के लिए भी बातचीत तकरीबन चल रही है, जो कि आमिर मागरे के बारे में बताया जाता है, जिनका ताल्लुक रामबन जिले से है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, बेशतर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर मेन स्ट्रीम पार्टियां जो है, उनका मुतालबा है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बजाय जुडिशियल इंक्वायरी शुरू की जाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में एक शख्स जो है, जो ऑफिसर होता है, उसे अपने ऊपरी लेवल के जो अफसर हैं उनका दबाव कहीं ना कहीं शायद हावी हो सकता है। लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी में एक हाईकोर्ट जज से तहकीकात कराने का मुतालबा मेन स्ट्रीम पार्टियों की तरफ से जारी है, ताकि लाशें लौटाने के बाद जो एक माहौल एक बार फिर जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली के बीच में दोबारा परवान चढ़ेगा, जिससे ये बात साफ होगी कि अगर कोई भी शख्स किसी भी बड़ी कुर्सी पे क्यों ना बैठा होगा, अगर गलत गलत है उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बजाय कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां जो है वो जुडिशियल प्रोब का मुतालबा करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी विभाजन के दौर से गुजर रही है। लगातार लोग इस्तीफे दे रहे हैं और ये डिमांड की जा रही है कि जी.ए. मीर के नेतृत्व को हटाया जाए, यानी जी.ए. मीर को पीसीसी चीफ पद से हटाया जाए। हमने सोचा क्यों ना उनसे ही बातचीत की जाए, जी.ए. मीर से। हमने जी.ए. मीर जो पीसीसी चीफ है उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना। दर्शकों, आज के हमारे मेहमान है पीसीसी चीफ गुलाम अहमद मीर। मीर साहब, आपका स्वागत है। बड़े लोग आपके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, बड़े लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इस कॉन्स्पिरेसी को आप किस तरीके से देखते हो? या इसको ये तो नहीं है कि इंटरनल डेमोक्रेसी की ब्यूटी है ये? नहीं, यूं तो हमने बारहा कहा कि कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जिसमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहलाई जाती है, जहां लोगों को अपनी बात रखने का पूरा हक है। और मगर फिलहाल जो रिसेंटली ये जो अखबारों में जो पढ़ने को देखने को मिला है, इसके बारे में फिलहाल मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जो अखबार लिखते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ लिखा पढ़ी की है, किसको की है, क्या की है, एज ए प्रदेश अध्यक्ष मेरे पास ऐसा कोई कम्युनिकेशन फिलहाल नहीं आया। जो कुछ मैं भी सुन रहा हूँ, आप लोगों के जरिए सुन रहा हूँ, अखबार के जरिए सुन रहा हूँ।
आप स्टेक होल्डर्स हैं, पीसीसी चीफ हैं, और मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी शिकायत भी करनी होती है, कॉपी आपको होनी चाहिए थी जिन लोगों ने की है। अगर वो सोनिया गांधी को भी लिखते हैं तो आपको भी इंटीमेट किया जाना चाहिए था। डेफिनेटली पार्टी प्रोटोकॉल वही है, किसी भी तंजीम का आप प्रोटोकॉल देख लीजिए तो देयर आर सेट प्रोटोकॉल्स। अगर इतने बड़े हमारे फैमिली में किसी को कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है, कोई बात है, कोई सजेशन है, तो पहला फोरम तो उसका इमीडिएटली जो आपका प्रदेश का यूनिट है उसको तो बताना पड़ेगा ना जी। अब फिलहाल मेरे ख्याल से जो अखबारों से सुन रहे हैं कि उन्होंने जहां कहीं भी लिखा होगा, अगर लिखा भी 2 मिनट के लिए वो भी मान ले, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर सोनिया गांधी पूरे देश की नेता है, तमाम कांग्रेसियों की वो सुनवाई करती है, अगर उनने लिखा है तो उनको उसका इंतजार करना चाहिए था ना। अगर वाकई उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट कोई नेशनल लेवल पर कोई चीज लिखा है तो उसके रेस्पॉन्स का वेट तो करना चाहिए ना। हाँ, अगर टोटल उधर से उनको बिल्कुल ही ना किया जाए कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर दूसरा रास्ता है आपका जहां से भी आप बात कर रहे हैं। मगर एतबार तो रखना चाहिए ना, एक भरोसा तो रखना चाहिए कि अगर उनने कोई चीज लिखी है। कांग्रेस एक विशाल और बहुत बड़ी पार्टी है, और हो सकता है अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास में या जिस भी क़यादत को लिखा है वो उस पर कोई कॉग्निजेंस लेते, किसी को डिप्यूट करते, किसी को हिदायत देते कि ये ज़रा चेक करो क्या बात है, क्या परेशानी है, कैसे कांग्रेस को और मजबूत करने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में चर्चा होती। मैं जहाँ तक जानता हूँ फिलहाल 12-13 महीने पहले उन्होंने अपनी एक इंचार्ज बनाई यहाँ पर, रजनी पाटिल जी, जो 10 अक्टूबर 2020 से लगातार जम्मू कश्मीर आ रही है। आपके भी खबरों से पता चल रहा होगा। और धरनों में भी वो बैठी, मीटिंग्स में भी बैठी, कन्वेंशंस में भी बैठी, एहतिजाजों में भी बैठी, ट्रैक्टर रैलीज भी किए, महंगाई के खिलाफ के प्रोग्रामों में भी वो शामिल हुई। तो मैं आप ही से ज़रा पूछता हूँ, आप तो एक थर्ड आई है हमारे लिए, आप मुझे 2 साल से बता दीजिए, ये जो चिट्ठी लिखने वाले इनमें से किसी का चेहरा आपने कहीं सड़क पर देखा? किसी का चेहरा कहीं रजनी पाटिल जी के साथ देखा? चलो गुलाम अहमद मीर की बात छोड़ो, हमसे उनको पर्सनल ग्रज भी हो सकता है, गिला शिकवा भी हो सकता है, बट सोनिया गांधी की भेजी हुई रिप्रेजेंटेटिव जो एक प्रोटोकॉल है स्टेट और सेंटर के दरमियान, तो कम से कम उनके दाएं बाएं अगर आपने कभी देखा होगा, आप मुझे एक फोटो जरा भेज दीजिए उसका, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, और समाज के सामने एक फोटो रख लीजिए। अरे नहीं मीर साहब, आप शायद गलत कह रहे हैं, आप कवर अप कर रहे हैं, ये देखो इस जगह पर ये साथ थे, यहाँ थे, क्या दिक्कत है, आपने सुनवाई क्यों नहीं की? तो अगर तो मतलब पहले से ही वो नहीं आ रहे हैं, पहले से ही वो किनारा लेकर बैठे हैं, तो हो सकता है अब चुनाव का बिगुल बजते बजते उनको याद आया होगा कि शायद चुनाव भी होने वाला है, कोई तरीका निकाल ले, किसी तरह से हम लाइमलाइट में आए और समाज में जिंदा हो जाए। और समाज भी देख रहा है, समाज के लिए लड़ाई लड़ना जो सियासत का और खासकर कांग्रेस पार्टी का एक बुनियादी एक उसूल है। तो पहले काफी दिनों से अब ये क्राइसिस चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि जो हाई कमान है उसको इंटरवेन करना चाहिए, या फिर जो इंचार्ज बनाई गई है रजनी पाटिल उनको जम्मू कश्मीर का दौरा करना चाहिए था? कुछ पैसे नहीं, उनका दौरा शेड्यूल था, ऑलरेडी रूटीन शेड्यूल था, उस बीच में ये खबरें भी आई, मगर बदकिस्मती है कि उनको शायद कोई आंख की सर्जरी इस बीच में करनी पड़ी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको फिलहाल 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए मोमेंट के लिए, खासकर सरद इलाके में जाने के लिए रेस्ट्रिक्शन किया था। तो अदरवाइज मतलब चाहे इस इशू को लेकर या जो हमारा जन जागरण प्रोग्राम 14 तारीख से 29 तारीख तक पूरे रियासत भर के लिए तमाम लीडरों के लिए वो फरमान है, तो वो तो AICC का पूरे देश भर का फरमान है। तो हो सकता है वो उसमें अगर आ गई होती तो ये चीज़ों के बारे में भी बात हो जाती, मगर फिलहाल उनकी तबीयत की वजह से वो 28-29 तारीख तक नहीं आ पाएंगी। 29 से पार्लियामेंट है, उस बीच में जैसे उनको फुर्सत मिलेगी, पार्लियामेंट से ब्रेक मिलेगी, वो आएंगे। मेरे साहब, हम पल्ला झाड़ सकते हैं ये कह के कि जो हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी की, ये उसकी ब्यूटी है कि लोग अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियां, एक तरफ जनसंपर्क अभियान देश भर में कांग्रेस चला रही है और दूसरी ओर ये अलायदा से जलसे कर रहे हैं?
ये साबित करने के लिए कि हम पार्टी से नाराज हैं? नहीं, नाराजगी जताना या अपना उसके साथ नाराजगी इसके साथ में कोई सुझाव देना, उसको तो हम गलत नहीं मानते। मगर जब जिस फोरम पर आपने ये बात अगर पहुंचाई है, मैं साथ साथ कह रहा हूं अगर पहुंचाई, क्योंकि मेरे पास ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किस फोरम पर उन्होंने भेजा है या नहीं भेजा है। जब मेरे पास नहीं आया तो और किसी कॉर्नर पर भी मुझे नहीं, एक्सेप्ट अखबार। सबसे पहले एक्सेलशियर ने ये स्टोरी छापी, फिर उसके बाद दुनिया भर के मीडिया ने अपना अपना तर्क के साथ निकाली, और उनके स्टेटमेंट्स भी आए। उनके कई लोग तो रिफ्यूज़ करते गए कि हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं, कई लोग ठोक के कहते हैं हाँ हमने ऐसा लिखा है। तो उस चीज़ को हम एज ए पार्टी भी वॉच कर रहे हैं कि ये किस हद तक, अगर तो अंदर कोई बात रखी है जो हर लीडर को मतलब हक बनता है, मगर जो बाहर डिबेट हो रहा है ये पार्टी को फायदे के लिए ही वो कर रहे हैं डिबेट या पार्टी को नुकसान करने के लिए, तो उस चीज़ को क्लोजली वॉच किया जा रहा है और एप्रोप्रिएट टाइम पर उस पर भी कॉग्निजेंस ली जाएगी। मीर साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं? मैं कह तो रहा हूँ अखबारबाजी में जाना, ये तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो सबकी हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी रिसेंट वर्किंग कमेटी में पूरे देश के लिए कहा, थ्रू वर्किंग कमेटी उन्होंने कहा आई एम कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, किसी भी कांग्रेस जन की बात सुनने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, मगर डोंट टॉक मी वाया मीडिया, वो इनडिसिप्लिन है। जब आपका फोरम अवेलेबल है तो आप अंदर की बातों को बाहर चर्चे में लाओगे तो वो किस डिज़ाइन से लेकर आप जा रहे हो, तो उसी चीज़ को तो वॉच किया जा रहा है कि क्या ये बाय मिस्टेक है या किसी ने जानबूझकर लीकेज किया है, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ने, या उसके बाद में उनकी एक्टिविटीज़, फर्दर एक्टिविटीज़ क्या रह रही है, राइट रह रही है, लेफ्ट रह रही है, उस चीज़ को देखा जा रहा है। क्या हाईकमान वेट एंड वॉच पॉलिसी चल रही है? आपको नहीं लगता कि काफ़ी समय हो गया, कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए था? मैं इसी चीज़ को बारहा कह रहा हूँ कि इस तरह की जम्मू कश्मीर में पहली बार ही जो पब्लिक डोमेन में बात आई है। वैसे तो अंदर अंदर किसकी क्या परेशानी है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, वो तो पार्टी हाईकमांड देखेगा, मगर जब पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ आया तो उसको क्लोजली वॉच किया जा रहा है, ये किस डायरेक्शन की ओर मामला जा रहा है उसको देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से प्रॉपर टाइम पर उसकी कॉग्निजेंस होगी। मीर साहब, अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है और अगर अलग पार्टी बना लेते हैं तो क्या कांग्रेस को डेंट पड़ेगा? ये तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत सीनियर लोग हैं, कदावर लोग हैं, ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं जी। क्या वो कांग्रेस के फायदे के लिए ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं या कहीं पर उनको कोई और पर्पस है, ये उसका खुलासा वो खुद कर सकते हैं। लेकिन नुकसान हो रहा है पार्टी को, ये आप मानते हैं कि कैडर कंफ्यूज है कैडर? विनोद जी, नुकसान तो किसी भी पार्टी को एक अदना कारकुन के नाराज होने से होता है। ताबहाल इसमें तो ठीक ठाक लोग हैं, अपनी अपनी जगह रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, मगर क्यों उन्होंने ये ऐसा रास्ता इख्तियार किया, मेरे ख्याल से ये सवाल आप उनमें से किसी को पूछ लीजिए, और उनके जो कदावर लीडर हैं उनसे ये पूछ सकते हैं, वो उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो उनके म्यादे में बस नहीं रहा हूँ कि उनके म्यादे में क्या है, तो उसका खुलासा वो कर सकते हैं। मीर साहब, इन बिटवीन आपकी हाईकमान से बात हुई है? क्या हाईकमान ने आपसे फोन पे बातचीत करके पूछा कि ये लोग नाराज क्यों हैं? नहीं, कोइंसिडेंटली मेरी मीटिंग थी दिल्ली में, शायद उसी 2 दिन पहले ये जो मेंबरशिप अभियान का सिलसिला पूरे देश में चला था, उसके लिए स्टेट प्रेसिडेंट्स को इलेक्शन अथॉरिटी जो है हमारी AICC की, उन्होंने बुलाया था कुछ ब्रीफिंग के लिए। तो जब ये वाक़या पता चला तो मेरी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी फिक्स थी कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ, और जब मैं वहाँ गया तो हमने जो बाकी तंजीमी मामला पर चर्चा किया तो हल्की सी रेफरेंस इस चीज़ की आई कि अखबारों में कोई चीज़ आया है, क्या है, तो मैंने कहा मेरे ख्याल से आप इसमें खुद किसी को डिप्यूट कीजिए, पता कीजिए, मगर फ़िलहाल मेरे नोटिस में ये कुछ साथी ऐसे हैं जो पिछले 6 साल से किसी एक्टिविटी में नहीं आए। कुछ लोग बिजनेस में बिजी रहे, कुछ लोग अपने घर परिवार के चीज़ों में बिजी रहे, बट मेरे से उन्होंने आज तक कभी इस तरह की कोई बात, कोई डिबेट, कोई डिस्कशन ऐसा किया नहीं, क्योंकि जब किसी साथी को कोई चीज़ कमी पेशी दिखाई दे उसमें सियासत में डिस्कस किया जाता है, उसके लिए अवेलेबल प्लेटफार्म्स है, फोरम्स है,
उनको बुलाया जाता है, वहाँ पहले डिबेट किया जाता है। अगर उसको खातिर खा कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर लोग मजबूर होते हैं नेक्स्ट हायर अथॉरिटी पर जाने के लिए। मगर फिलहाल मेरे से कभी उन्होंने किसी एक साथी ने इस चीज़ पर ये नहीं किया। मीर साहब, गुलाम नबी आज़ाद कद्दावर नेता, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। जम्मू में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, देश की राजनीति में भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या जो डिसिप्लिनरी कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने बनाई है उसमें से उनको बाहर किया जाना, ये संकेत दे दिया हाईकमान ने कि वो खुश नहीं है गुलाम नबी आज़ाद से? मेरे ख्याल से ये सवाल कुछ मीडिया के साथी ने आज़ाद साहब से खुद भी किया था, तो उन्होंने अप्रोप्रिएट जवाब दिया उसका। उन्होंने कहा मैं कई दहाइयों तक इस कमेटी का मेंबर रहा है और जो भी उन्होंने जवाब दिया वो आपके सामने है। मीर साहब, अब क्या लगता है किस तरीके से इनको साथ में ले जाया जा सकता है? कोई गुंजाइश बची आपको लगता है? देखिए, आज़ाद साहब इतने तजुर्बेकार लीडर है और इतना उनका मतलब 30-40 साल से क्लोजली उनका मामला रहा है, तो उनके मामले और उनकी कहाँ पर क्या दिक्कत है या क्या इच्छाई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें कोई टिप्पणी करूँ, क्योंकि वो मेरे से ऊपर लेवल की बात है। तो उसमें मैं जहाँ मेरी लेवल नहीं है, जिस फोरम के लिए मैं मतलब उचित नहीं समझता हूँ कि उस पर कोई मैं कमिट करूँ, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर लीडर है। जी, जिस तरीके से ये लोग प्रेस में गए हैं और क्या पार्टी को नुकसान हुआ है, और अब इलेक्शन भी बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि परिसीमन कमीशन की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। नहीं, अगर तो इन लोगों की कोई मतलब ये नियत के साथ में है कि हम 4-5 साल से कोई एक्टिविटी नहीं किए हैं, चलो अब चुनाव आ रहा है तो इसी बहाने कोई अपने अपने एरिया में एक्टिविटी करे, जो हम बारहा कह रहे थे, जो AICC कह रहा था, जो नेशनल हाई कमांड कह रहा था कि तमाम लीडरों को पब्लिक की इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए। अगर उस नियत में है ये, चाहे जितने सिलेक्टिव जगहों पर जाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी उनकी मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम मतलब नेगेटिव सेंस से नहीं ले रहे हैं कि किसी तरीके से पार्टी किसी नाम से किसी क़यादत में अल्टीमेटली अगर वो पार्टी की मजबूती के लिए करें तो वो अप्रिशिएबल है। मगर अगर उसके पीछे कोई दूसरा डिज़ाइन है जो देखा जा रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो वो आने वाला वक्त बताएगा। मेरा सब आखिरी सवाल आपसे, जन जागरण अभियान डिरेल हुआ है इस वजह से? नहीं, कोई ऐसा नहीं। जो हमारा शेड्यूल बना हुआ था उसमें अभी तक कोई भी जरा सा भी इधर उधर नहीं हुआ। हाँ, इन लोगों ने उस जन जागरण अभियान में भी अपना कंसेंट के साथ में अपने एरियाज में जो करने की जरूरत थी वो उन्होंने नहीं दिया था। जो करते आए हैं पिछले 5 साल से, उन साथियों ने अपने अपनी जिम्मेदारी ली थी, वो एकदम एक ट्रैक पर चल रहा है, उसमें ज़रा सा भी अमेंडमेंट नहीं आया है। जहाँ जहाँ पर ये प्रोग्राम तय किए गए थे वो एज पर शेड्यूल हो रहे हैं। मगर उसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर इनने इधर PCC में अपना प्रोग्राम नहीं दिया, अगर किसी सेपरेट नाम से ही कर रहे हैं बट कांग्रेस की स्ट्रेंथनिंग के लिए कर रहे हैं, लोगों की मुसीबतों को हाईलाइट करेंगे, आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट दैट थिंग। वो तो इन एडिशन टू द गिवन शेड्यूल, अगर ये 4-6 एक्टिविटीज उसमें ऐड होती हैं तो उसको हम फिलहाल पॉजिटिवली ले रहे हैं। जी मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।